हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सल्तनत काल में तुगलक वंश पढ़ेंगे जो कि 1320 से 1440 तक कार्यकाल रहा था। तुगलक वंश, इसका कार्यकाल 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीर उद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश ने 1440 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। इस अध्याय के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना और उनके प्रमुख सुल्तान और उनके कार्य और अंततः 94 वर्ष को लंबे अंतराल के बाद तुगलक वंश के पतन के कारण को अध्ययन करेंगे। अध्याय है कि दिल्ली सल्तनत का इस काल में चरम विस्तार या विघटन दोनों कैसे हुआ। प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक शाह, इसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह वंश करना तुर्क वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता तुर्क था। गयासुद्दीन का उत्कर्ष। गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माता पंजाब की जाट महिला थी और पिता बलवन तुर्की दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता और कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष तथा दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा और दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी कफीरों का घातक की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष चुनौतियाँ। शासनकाल के प्रारंभिक समय में गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष कई चुनौतियाँ थीं। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे, बंगाल और सिंध पर नाम मात्र का शासन रह गया था तथा गुजरात के क्षेत्रों में विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। पूर्व खिलजी शासक नसीर उद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों की और उलेमाओं का संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया था जिससे राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सामंतों से अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई तथा उलेमाओं से इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा जिन्होंने गयासुद्दीन के शासक बनने का समर्थन किया। इस तरह गयासुद्दीन की सत्ता वैधानिक स्वीकृति मिली और उसकी सत्ता मजबूत हो गई, लेकिन इससे सामंतों और उलेमाओं की शक्ति में वृद्धि हुई तथा निरंकुश राजतंत्र की परंपरा दुर्बल हो गई। गयासुद्दीन ने सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपाय किए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर को बसाया और वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ करके मकबरे का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक का प्रमुख सैन्य अभियान। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को तेलंगाना को वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। जौना खां अपने प्रथम वारंगल अभियान में असफल रहा। 1322 से 23 में जौना खां ने वारंगल पर पुनः अभियान किया और इसमें वही सफल रहा। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तेलंगाना के वारंगल पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। साथ ही इसे प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया। 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल विजय से लौटते वक्त अपने उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित किया और तिरहुत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था कि जब तुर्कों का आक्रमण विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। जौना खां ने अपने दूसरे अभियान में
1324 में जाजानगर उड़ीसा पर किया था। वहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। इस युद्ध के जाजनगर के शासक पराजित हुआ और जौना खां को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सुधार। गयासुद्दीन तुगलक के काल में वित्तीय स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को कम किया और उस मध्यस्थता में भूमिपतियों को खूत मुकदमा चौधरी आदि अधिकार पुनः वापस कर दिए। लगान की दर में परिवर्तन किया। रैयतों से पहले तरह पैदावार पर 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूली किए जाने लगा। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि 1 वर्ष में एकता प्रथा यानी सूबा के राजस्व में 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है तथा अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ कर दिया जाएगा। गयासुद्दीन ने मध्यवस्था वर्ग भूमिपतियों को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के कर यानी टैक्स वसूलने से रोक दिया तथा अमीरों से या एकता दरों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारों की कुरीति पर पूर्णतः रोक लगा दी और उसके द्वारा लगान वसूली में प्राप्त लाभ का वितरण नियमित रूप से लिए जाने लगा। कर सुधारों के अंतर्गत एकता दरों द्वारा फवाजील या अतिरिक्त कर केंद्रीय कोष में जमा करने का उपाय भी किया। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य की संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा, क्योंकि उसने दाग यानी घोड़े पर मुहर एवं हुलिया सैनिकों का चेहरा की पद्धति की ओर व्यवस्थित ढंग से लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों को मरम्मत कराई तथा पुलों एवं नई सड़कों का निर्माण करवाया। यह प्रशासन में नैतिक नियमों का समर्थन था कि शराब उत्पादन एवं उसकी बिक्री पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही मुतासिब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दे दिया। गयासुद्दीन ने डाक व्यवस्था उत्कृष्ट की और शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर डाक पहुंचाने वाला कर्मचारियों या घुड़सवार नियुक्त किए गए। डाक विभाग का मुखिया वरीद-ए-मुमालिक नामक अधिकारी होता था। हिंदुओं की प्रतिनीति गयासुद्दीन तुगलक नीति कठोर थी। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने की तैयार हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि छोड़कर भाग जाए। हिंदुओं को प्रति गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया। उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर से उसके पौत्र जौना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन निर्माण किया गया था। यह मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था। तभी अचानक हाथियों को आ जाने से वह मंडप गिर गया और मलबे के नीचे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, राजकुमार महमूद खान और अन्य व्यक्ति दबकर मर गए। सुल्तान की इस तरह मृत्यु के एक मिथक प्रचलित है कि जौना खां ने सत्ता अधिकार के लिए स्वयं यह षड्यंत्र रचा था। एक अन्य मिथिक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल विजय से वापस लौटते समय संभवतः सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया था कि सुल्तान के आने से पूर्व सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और वास्तव में सुल्तान का दिल्ली प्रवेश के पूर्व ही देहांत हो गया। तुगलक का मूल्यांकन। तुगलक का गयासुद्दीन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न
कार्य किए जिनका उद्देश्य जनता के सुख और समृद्धि को बढ़ाना। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी अनेक कठोर नीति का अनुसरण किया कि तुगलकन तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ बलबन के समान था। गयासुद्दीन ने राजस्व की उस शक्ति और मर्यादा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो खिलजी शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय लगभग समाप्त हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 में सुल्तान बना। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 वर्षों और 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया था। 40 दिनों के बाद उसने अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास जिया-उद-दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही और मोरक्को यात्री इब्न बतूता यात्रा वृत्तांतों में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जीवन। राजकुमार जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का श्रेष्ठ पुत्र था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का मुख्य प्राधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु जौना खां ने अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया और उसे खुसरो शाह को अपदस्थ करने में अपने पिता की सहायता की थी। 1320 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन तुगलक ने सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जौना खां की उपाधि के रूप में नियुक्त हो गई और उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। जौना खां ने 1321 और 1322 से 23 में वारंगल में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। यद्यपि अपने प्रथम अभियान में असफल रहने के बाद वह दूसरे अभियान में सफल रहा। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राजारोहण के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग 1333 में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा दिया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब-उल-रिहला में उल्लेख किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल संबंधी योजनाएं। बर्नी ने सुल्तान के 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाओं का उल्लेख किया है। दोआब के कर वृद्धि 1325 ईस्वी में। सिंहासन पर बैठने के कुछ समय पश्चात सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की और बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 10 गुना कर दिया वृद्धि, जबकि बदायूं ने 10 से 20 गुना कर वृद्धि की बात की है। कर वृद्धि के संबंध में विभिन्न मत। बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति के लिए वृद्धि की गई थी। गॉर्डन ब्राउन के अनुसार दोआब साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ़ और समृद्धशाली भाग था, अतएव इस भाग से साधारण दर से अधिक कर वसूल किया जा सकता था। बदायूं ने हर हेग के अनुसार दोआब के विद्रोह प्रजा को दंड देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर लगाया गया था। योजना और असफलता के कारण। जिस समय कर की वृद्धि की गई, उसी दौरान अकाल पड़ने के कारण जनता में कर अदा करने की क्षमता नहीं रही थी। दोआब के लोग बढ़ी हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। कर की वसूली इतनी कठोर से की गई थी कि जनता आक्रोशित हो उठी और सुल्तान के प्रति भयंकर असंतोष फैल गया था। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी की राजधानी बनाना चाहा और उसने देवगिरी के नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया।
यह कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुताबबाद रखा था। राजधानी परिवर्तन के कारण देवगिरी का केंद्र में स्थित होना। इसका सबसे पहला कारण देवगिरी का साम्राज्य में केंद्र में स्थिति होना था। सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था कि जो सामरिक महत्व का होने के साथ साथ राज्य के केंद्र में स्थित हो। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। दिल्ली के लोगों को सजा देना। इबान बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उसको सजा देने के उद्देश्य से यह आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़कर दूर देवगिरी को प्रस्थान करें। मंगोल आक्रमण से दिल्ली की असुरक्षा। इतिहासकार गॉर्डन ब्राउन का मत है कि मंगोलों को आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया गया था, किंतु इस तुर्क को भी नहीं माना जा सकता क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को राजगद्दी पर प्राप्त करने के समय मंगोलों को आक्रमण प्रायः समाप्त हो गए थे। योजनाओं की असफलता का कारण। सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना गलत नहीं थी, किंतु उसने इस योजना को जिस तरीके से व्यवहारिक रूप से दिया वह अवांछनीय तथा अवैधिक था। उसे सारी जनता को एक साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। सर्वप्रथम उसे दरबारी पदाधिकारी और व्यापारी तथा दुकानदारों को ले जाना चाहिए था। सुल्तान को शायद यह अभ्यास नहीं था कि लोग अपने पैतृक निवास को छोड़ने में कितना कष्ट अनुभव करेंगे। दौलताबाद पहुंचकर दिल्ली वासियों का मन नहीं लगा और वह दिल्ली लौटने के आतुर हो उठे। दौलताबाद से दिल्ली मंगोलों या अन्य विदेशी आक्रमणों का रोकना संभव नहीं था, इसीलिए उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और 1335 ईस्वी में राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर ली। सांकेतिक मुद्रा का चलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में परम में मुद्रा के कई सुधार किए, किंतु उसका सबसे साहसिक कार्य तांबे या कांसे का सिक्का चलाना था। उसने यह आदेश दिया कि क्रय और विक्रय के सांकेतिक मुद्रा को सोने चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया जैसे वाक्यों का अंकित किया। सांकेतिक मुद्रा जारी करने का कारण। सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था, जिससे यह विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। सुल्तान को नए प्रयोग करने में रुचि थी तथा उस समय परिस्थितियां भी अनुकूल थी। योजनाओं को असफलता का कारण। मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण का अभाव। यद्यपि सुल्तान की यह योजना उचित थी, किंतु वह सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण न रख सका। सुल्तान सिक्कों की ढलाई को न रोक सका। सिक्कों पर कोई सरकार मोहर आदि का चिन्ह नहीं था, इसलिए लोग आसानी से सिक्कों को ढलाई करके सरकारी सिक्के के साथ चलाने लगा। एडवर्ड थॉमस ने लिखा है कि सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जिससे राजकीय टकसाला सिक्कों तथा साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके। अंततः अनेक जाली टकसाल बनाने लगी और भूराशा व्यवस्था भुगतान में जाली सिक्कों से किए जाने लगा, जिसमें अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। समय की परिस्थितियों का ना समझना। सुल्तान ने सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने समय परिस्थितियों को समझ नहीं सका और न ही अपनी सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा कर सका। खुरासान का आक्रमण। सुल्तान का खुरासान अभियान तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। यह त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक और तरमासरीन तथा मिस्र के सुल्तान के बीच था। खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। बर्नी के अनुसार यह सैनिक अभियान के लिए एक बड़ी सेना
लगभग 3,70,000 खड़ी की गई और सैनिकों को पूरी 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था। कालांतर में मध्य एशिया के राजनीतिक में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान की खुरासान अभियान टालना पड़ा और परिणामतः सुल्तान अपनी इस योजना में भी असफल रहा। कराचिल का सैनिक अभियान। सुल्तान ने अगली विजय योजना कराचिल यानी सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था। इस अभियान में किंतु इसका भी विनाशकारी अंत हुआ। प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिक को काफ़ी क्षति हुई। इब्न बतूता केवल 3 सैनिकों के बचे रहने की बात करता है तो बर्नी सिर्फ 10। दोनों अभियानों में असफलता का कारण क्या था? तो सुल्तान का विश्व विजेता बनने का विचार महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन अभियान से पूर्व परिस्थितियों का गलत आकलन इन अभियानों के असफल होने का मुख्य कारण था। अभियानों से पूर्व भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बरती गई। यह बात पूर्णतः भूल दी गई कि हिमालय और हिंदू कुश के पहाड़ी मार्गों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना भी एक कठिन कार्य था और उस सेना में भोजन ऐसे दूरदराज देशों में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना कोई सरल कार्य नहीं था। इन असफल अभियान के संदर्भ में बर्नी लिखता है कि वे देश प्राप्त ना किया जा सके जिनका मोह सुल्तान को था और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था वह विवाह कर दिया गया। सुल्तान के संबंध में एल्फिंस्टन के मत में व्यक्त किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पागलपन का कुछ भी अंश था। मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य। संकट के समय कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने केंद्र में दीवान-ए-कोही नाम के कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। उसने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई और सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए। अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण यानी तकावी प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए एक बीज और हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुब्बा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया था। उर्स तथा जाकत को छोड़कर उसने शेष कर को समाप्त कर दिया। सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था जो धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया था। दिल्ली सुल्तानों में यह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, जिसमें 22, कुछ स्रोतों में 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। मृत्यु 1351 में एक विद्रोह को दबाने हेतु भट्टा यानी सिंध जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया। अंततः मार्च 1351 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चरित्र एवं कार्य का मूल्यांकन। चरित्र एवं कार्य का मूल्यांकन। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास है। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि वह बड़ा धर्मपरायण था, जबकि दूसरी ओर उसे निर्दयी, रक्त पिपासु तथा धर्म भ्रष्ट कहा गया है। शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक पूर्णतः असफल रहा। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय उसके साम्राज्य में लगभग समस्त उत्तर और दक्षिण भारत सम्मिलित था, किंतु उसने अपने दिल्ली तक समेट के रह गया था। कुछ विद्वानों ने उसे भाग्यहीन और आदर्शवादी कहा है। इस दृष्टि से
उसे महान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1351 में उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। फिरोज की माता एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। बरनी के मत अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था। राजधानी से दूर भट्टा के निकट सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अमीरों और मालिकों उलेमाओं आदि फिरोज को एक मत से सुल्तान घोषित किया। फिरोज तुगलक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहले 22 मार्च 1351 ईस्वी में भट्टा सिंध में, तत्पश्चात अगस्त 1351 में दिल्ली में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक की राजस्व और ग्रामीण कृषि व्यवस्था। रिक्त राजकोष की पूर्ति, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति तथा जनता के आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व और ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किए। किसानों द्वारा अकाल के समय पूर्व सुल्तान से जो ऋण लिए गए थे, फिरोज ने वे ऋण माफ़ कर दिए। पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई और किसानों के कर भार में हल्का करने के लिए उसने सूबेदार भी नियुक्त की जाने वाली भेंट की प्रथा को समाप्त कर दिया। कर व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को सही किया, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान ही था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का परिमाण विवरण तैयार करने के लिए ख्वाजा इमामुद्दीन ने नियुक्त किया गया, जिसने लगान की आमदनी का 6 करोड़ 78 लाख टाका निर्धारित किया था। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। 24 प्रकार के अतिरिक्त कर अब आब को समाप्त कर दिया गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ धराई और चराई भी शामिल थी। 4 महत्वपूर्ण कर जारी रखे, जिसकी अनुमति शरीयत में दी गई है। ये 4 कर थे, जैसे खराज यानी भूमि कर पर जजिया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। 24 प्रकार के अतिरिक्त करों जैसे अब आब को समाप्त कर दिया गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परम में धराई और चराई भी शामिल थी। 4 महत्वपूर्ण कर को जारी रखे, जिसकी अनुमति शरीयत में दी गई थी। ये 4 कर कौन कौन से थे? खराज, जो कि भूमि पर लिया जाता था। जजिया, ब्राह्मणों पर। ज़कात, दानी संबंधी। खुम्स, युद्ध संबंधी। किंतु इसका अतिरिक्त हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया गया था, जिसकी दर 1/10 से 10% थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को सुदृढ़ किया, जिसमें लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में करवाया, जिसमें लगभग 160 वर्ग मील के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ। कुएं एवं जलाशयों को निर्माण से अन्य भागों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में उलुग खानी तथा राजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के कृषि और राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई। अफीफ लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूर्व 40 वर्ष के शासनकाल में लोगों के अकाल नहीं देखा था। उद्योग और कारखाने। फिरोज शाह तुगलक राज्य की आय में वृद्धि के लिए कई नीति बनाई। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य को 1,80,000 टाका प्रति वर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हुआ। राज परिवार के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए
36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई जो राज्य के द्वारा संचालित होती थी। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अमीरों सेना उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण का था। उसने एक निश्चित किया कि वह अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेश पर बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिस पर नियंत्रण केंद्र से आसानी से किया जा सके। अतः उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार अभियान किया किंतु दोनों बार असफल रहा। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह ने जाज नगर के शासक पर चढ़ाई की और वहां उसने मंदिरों जगन्नाथ मंदिर आदि को नष्ट कर दिया और काफ़ी धन लूटा किंतु उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह ने कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश का सफल अभियान किया। इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत रचनाएं और पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त किया। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान भट्टा में हुआ जहां 1362 से 64 में कुछ स्रोतों में 1365 और 1367 दिया गया है। यह 2 वर्षों के अभियान के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली। फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य। फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतूहत-ए-फिरोजशाही में लिखी थी किसानों पर लगे तकावी ऋणों को माफ कर दिया। उसने कुछ विभागों की स्थापना की जैसे दर-उल-सफ़ा राजकीय अस्पताल, दीवान-ए-खैरत, गरीब के लिए दान विभाग, लोक निर्माण विभाग, नवीन नगरों की स्थापना हेतु तथा दफ्तर-ए-रोजगार बेरोजगारों के लिए आदि स्थापना किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों एक दूसरे के विचार को समझ को बेहतर कर सके। दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान-ए-बंदगाना की स्थापना की गई। इसके दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बिख नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई पीतल के तांबा चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलवाए थे। सैनिक के प्रति फिरोज शाह ने उदारता की नीति अपनाई और उसने खुम्स यानी युद्ध संबंधी कर की प्रचलित दर में परिवर्तन करके सैनिकों को 80% भाग देना आरंभ कर दिया और राज्य द्वारा 20% हिस्सा ले लिया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में जो कि कुशक-ए-शिकार महल के सामने खड़ा है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय और अबू बकर मुहम्मद शाह और नसीर-उद-दीन महमूद शाह थे। नसीर-उद-दीन महमूद शाह शासनकाल में 1398 से 99 ईस्वी में समरकंद के तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य के तहस-नहस कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु के बाद वह दिल्ली लौट गया। नसीर-उद-दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे। फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन। समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी और निरंकुश शासक कहा गया है। उसके आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत हुई तथा
कल्याणपरक कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक के अत्यधिक त्रुटिकारण की नीति ने साम्राज्य का पतन अस्वाभाविक बना दिया। एल्फस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। तुगलक वंश के पतन का कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक जितने भी राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, उसमें तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालीन रहा था। हालांकि अपने अंतिम दिनों में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इस वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश के पतन के निम्न कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं में असफलता का कारण राजस्व घाटा हो गया। सुल्तान ने अपनी इन योजनाओं को असफलता के कारण अमीरों एवं जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिए, जिससे अमीर और जनता में सुल्तान के विरुद्ध बगावत हो उठी। उसके शासनकाल में विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने दया और क्षमाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों को विश्वास तो प्राप्त किया, किंतु सल्तनत की नींव कमजोर कर दी गई। फिरोज शाह द्वारा जारी की गई जहांगीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र और वंशानुगत पदों को घोषणा और दास प्रथा की प्रारंभ, इन कार्यों की विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने में अयोग्य साबित हुए, जिससे अमीरों के षड्यंत्र रचने का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सल्तनत की शक्ति क्षीण होती चली गई। केंद्रीय शक्ति का अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। अमीरों को बढ़ते प्रभाव, षड्यंत्र और विलासितापूर्ण जीवन ने दरबार में कूटबंदी का पूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया, जिससे सल्तनत काल की सत्ता कमजोर हो गई। कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका सामना दिल्ली का सुल्तान नसीर उद्दीन महमूद शाह नहीं कर पाया। अंततः तुगलक वंश का पतन हो गया।